मैं आज देशवासियों के साथ छत्तीसगढ़, जो कि आदिवासी बहुल्य राज्य है, उसके बस्तर जिला के अंदर नगरनार स्टील प्लांट जो बनाया जा रहा है, उसके सिलसिले में मैं कुछ बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो इनकी कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसकी मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी से हटा दिया जाए, डीमर्जर कर दिया जाए। उसी के साथ साथ ये भी निर्णय ले लिया गया कि जब इसका डीमर्जर हो जाएगा तो साथ ही डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी जाए, यानी इसको बेचने का सिलसिला शुरू हो जाए और सितंबर 2021 तक उसे भी पूरा कर लिया जाए। और जब जुलाई के महीने में बोर्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया था, लोगों तक ये बात पहुंची थी, तो आदिवासी, किसान, वहां के राजनीतिक नेतागण, चुने हुए प्रतिनिधि, सभी एफिलिएशंस की ट्रेड यूनियंस, सभी लोग इसके विरोध में उतरे थे और नागरिक बंधु भी विरोध में उतरे थे। हमने तभी ये कहा था कि ये बोर्ड का फैसला नहीं है, ये देश के पब्लिक सेक्टर को बेचने के निर्णय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लिए जा रहे हैं, कौड़ियों के भावों में फेंकने के लिए। वो हमारे प्राकृतिक साधन हो या हमारे जितने भी एसेट्स बने हुए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, इवन सरकारी विभागों के अंदर बहुत कुछ है जिस सबको बेचा जा रहा है। बहरहाल मैंने तभी आगाह किया था, ये पीएम ऑफिस का फैसला है, इसमें मंत्री का भी कोई लेना देना नहीं है। और लोगों का प्रतिरोध चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तब से चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। लेकिन जिन मित्रों को ये पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मित्रों को, उन्हीं का जो मीडिया है, जिस मीडिया को वो चलाते हैं, वो तो कोई खबर नहीं दे रहा है कि इसका कोई विरोध हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है या आंदोलन हो रहा है। वो तो गुणगान गा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इसलिए साथियों, ये जो फैसला हुआ है, ये फिर से उन फैसलों की तरह ही है जो पहले हमारे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों को और हमारी जो प्राकृतिक साधनों को बेचने का सिलसिला इस देश के अंदर इस सरकार ने चलाया हुआ है। और बड़ी बात तो ये है, जब लोगों के सामने कोरोना की महामारी है, तो उस कोरोना को वरदान के रूप में इस्तेमाल करते हुए ये सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जो आवाम के लिए घातक हैं, जो किसान के लिए घातक हैं, जो मजदूर के लिए घातक है, जो स्वतंत्र विचार रखने वाले के लिए घातक है और देश के विकास के लिए घातक हैं, राष्ट्र विरोधी कदम हैं। अब ये नगरनार स्टील प्लांट जो है, उसके सिलसिले में मैं आपको बताना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जिले में 1980 एकड़ जमीन पे ये नगरनार स्टील प्लांट बनाया जा रहा है। इसकी कीमत खुद सरकार ने जुलाई 2020 में 23,140 करोड़ आंकी थी। जमीन की मैं कीमत की बात कर रही हूं। और नगरनार स्टील प्लांट जो है एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की तरह होगा और ये प्रति वर्ष 30 लाख टन का उत्पाद देगा। खर्चा किसने किया है? इसके ऊपर अभी तक जो खर्चा हुआ है वो 17,186 करोड़ हो चुका है। अब इस 17,186 करोड़ खर्चे में से एनएमडीसी ने, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हमारी बेहतरीन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में से हैं। इस एनएमडीसी में लगभग 69.65% सरकारी शेयर हैं और ये एनएमडीसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत है। अब इसमें केवल 524 करोड़ जो हैं वो बाजार से बॉन्ड के रूप में पैसे रेज किए गए हैं। बाकी 16,662 करोड़ एनएमडीसी के खर्च हुए और इस स्टील प्लांट को एनएमडीसी से ही हटाया जा रहा है, डीमर्ज किया जा रहा है।
और साथ में ही बेचने की तैयारी की जा रही है। 2001 में जो आदिवासी इलाके हैं उनके विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, इस नजरिए से इस प्लांट को लगाने की, एनएमडीसी के काम को विस्तृत करने की और अन्य जगहों पे भी काम का विस्तार हो, लोगों को विकास मिले, रोजगार मिले, उनकी जिंदगी को चलाने के कुछ साधन मिले। जब 2001 में ये प्रस्ताव आई थी तो आदिवासियों और किसानों को बहुत शक शुबे थे, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन बाद में कई बैठकों के बाद, कई चर्चा के बाद उनको ये कहा गया कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी, आपके परिवारों के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल दी जाएगी, उनको रोजगार मुहैया कराए जाएंगे और इस स्टील प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर में, सर्कल के बीच में बहुत कुछ खुलेगा। स्कूल भी खुलेंगे, हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुलेंगे और पूरे इलाके का विकास होगा। कहीं भी पब्लिक सेक्टर बनता है उसके इर्द गिर्द में बहुत सा व्यापार, बहुत सा बिजनेस, बहुत से लोगों की रोजी रोटी भी बनती है। बहरहाल लोग माने, उन्होंने जमीनें दी और इस विश्वास के साथ कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनसे पूरे वायदे किए गए थे। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जो 70 साल की दुहाई देते रहते हैं और 70 साल में जो इस देश के अंदर बनाया है उसको ही समाप्त करने में लगे हैं, यानी अपने मित्रों के हवाले करने में लगे हुए हैं। लोगों को निवाला मिले या नहीं मिले, इस लॉकडाउन में लोगों की रोजगार चले गए, बहुतों को अभी तक वापस नहीं मिले, लॉकडाउन का वेतन नहीं मिला लोगों को, और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का वर्कर है, असंगठित मजदूर है, उसकी हालत बहुत पतली हुई है। लोग भूखमरी के शिकार हुए हैं। आईएलओ के मुताबिक 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से ज्यादा धंस जाएंगे और हमने पहले ही कहा था लगभग 40 करोड़ लोगों की एकदम रोजगार ठप हो गई थी लॉकडाउन में। 24 करोड़ के करीब तो गांव और शहर वाला अभी भी उभर नहीं पाया है। ये मैं बात कर रही हूं सारे असंगठित क्षेत्र की, और संगठित क्षेत्र में से भी जो रजिस्टर्ड यूनिट्स है उनमें से भी ऑलमोस्ट 50% यूनिट्स काम ही नहीं शुरू किए हैं और उनकी भी हालत इस किस्म की है कि जो शुरू भी की हैं वो अभी पटरी पे नहीं आई हैं, और जो बड़ा सेक्टर है वो भी 1/3 या आधी वर्कफोर्स पे काम कर रहा है। प्रधानमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जितने प्रॉमिसेस किए गए वो प्रॉमिसेस तोड़े भी गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने ही ऑर्डर्स वापस भी ले लिए गए। लेकिन इनके मित्रों को तो कोई मुश्किल नहीं हो रही है। जिन अंबानीज और अदानीज की मदद में ये लगे हुए हैं, लॉकडाउन से पहले इनके मित्र कॉरपोरेट घराना अंबानी खानदान वो दुनिया के 14 अमीरों में थे। जब लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका तो 11 अमीरों में आ गए। जब 1.5 महीना और ऊपर बीता तो 7 अमीरों में आ गए। और अब क्या स्थिति है? अभी भी देश के अंदर कोरोना की महामारी है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों के घरों में निवाला नहीं है, बच्चों के मुंह में, बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बीमारों के इलाज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों के अंदर जो स्किल्ड जॉब करते थे वो सेमी स्किल्ड पे आ गए, जो सेमी स्किल्ड करते थे वो अनस्किल्ड पे आ गए, जो अनस्किल्ड में काम करते थे उनको भी काम नहीं मिल रहा। इन सब स्थितियों में अंबानी दुनिया के अमीरों में चौथे स्थान पे आ चुके हैं। तो इस सूरत हाल में मैं ये कहना चाहती हूं कि हम लोगों को ये समझना होगा कि इस सरकार ने एक एक करके सभी पब्लिक सेक्टर को बेचने का रास्ता अपनाया हुआ है। पिछले 6 साल से ये सिलसिला चल रहा है और मंदी का दौर पिछले 5 साल में ही शुरू हो गया था। नोटबंदी के बाद बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत सा छोटा उद्योग पिट गया था और जीएसटी के बाद तो व्यापार को भी बहुत बड़ी चपत लगी हमारे देश में। मंदी के उन हालात के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बार बार पैसे उठाए गए, खजाने खाली करने की
प्रोसेस चलती रही और जिन लोगों ने सरकारी बैंकों से पैसे उठाए उनके पैसों को डूबने दिया गया, बैंकों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ लोग तो देश छोड़ के भाग गए, 36 से ज्यादा देश छोड़ के भाग गए और ज्यादातर पैसा उन भगोड़ों का माफ कर दिया गया। किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए इनके मुताबिक, उसको इसकी दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। इवन एमएसएमईज को भी मदद की जरूरत नहीं है इनके मुताबिक। केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों को मदद चाहिए या जिन्होंने देश की जनता का पैसा सरकारी बैंकों से लूटा, कुछ छोड़ के भाग गए, देश को भगौड़े हो गए और कुछ देश के भीतर बैठे हैं और सरकार उनको इंसॉल्वेंसी एक्ट के जरिए से बचाने में लगी हुई है उनका पैसा। और इसलिए ऐसी सूरत हाल में क्या सिलसिला है, ये केवल नगरनार स्टील प्लांट की ही मैं बात नहीं कर रही हूं। उन आदिवासियों के, उन किसानों के, वहां के नागरिकों के सपनों पे तो धूल झोंकी ही गई है, उसको तो मटिया मेट किया ही गया है। आज वो आंदोलनों में है, उनके आंदोलनों को चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है। और आदिवासी इलाकों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, उसके लिए ये तैयार नहीं। हम ट्रेड यूनियंस ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, बोर्ड की मीटिंग के बाद ही लिखा कि ऐसा निर्णय मत लीजिएगा, ये गलत होगा। सारी ट्रेड यूनियनों ने इसके ऊपर कदम उठाए। हमने आईटीयूसी से प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, तो आईएनटीयूसी के प्रेसिडेंट ने भी चिट्ठी लिखी और सारी वहां ट्रेड यूनियंस जो एक्शन में है उन्होंने भी गुहार लगाई, मंत्री को भी चिट्ठी लिखी और खुद चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन सरकार, जो हमारा कहना था कि बोर्ड का फैसला नहीं है, ये तो पीएम ऑफिस में फैसला हो चुका है, इसको सिर्फ एक प्रोसेस में, क्रोनोलॉजी में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और बहरहाल हम ये जानते हैं, इसलिए मैं उन बातों को दोहरा रही हूं। हमारी रेलवे बेच रहे हैं, हमारे देश की वो लाइफ लाइन है, उसको बेच रहे हैं। हमारा गार्ड होगा, हमारे इंजीनियर्स होंगे, हमारे टेक्निकल स्टाफ होंगे, हमारे रेलवे ट्रैक्स होंगे, सब कुछ सरकार के, जनता के पैसे से किया जाएगा। 109 प्राइवेट रोड, 151 प्राइवेट ट्रेनें, हमारी जो सुपर ट्रेनें हैं राजधानी और शताब्दी, उसको भी 2 घंटे इनके पीछे चलना होगा क्योंकि इनको प्रायोरिटी मिलेगी और इसमें पैसेंजर की टिकट का पैसा हवाई जहाज की टिकट के पैसे के बराबर है। तो वो क्या करने के लिए आएंगे? वो केवल रोकड़ा यानी पैसा कमाने के लिए आएंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए आएंगे। और आम जनमानस के लिए जो रेलवे है उसको बेचने के रास्तों पे लगा दिया और उनकी सुविधाओं से इनको कोई मतलब नहीं है। तेल के अदारे में भी यही हो रहा है और कितनी मुश्किल से हिंदुस्तान के अंदर एक्सप्लोरेशन के बाद, ऑयल एक्सप्लोरेशन के बाद हिंदुस्तान ने भी गैस बनाना शुरू किया, केरोसिन बनाना शुरू किया, पेट्रोल बनाना शुरू किया, डीजल बनाना शुरू किया, सब कुछ किया। कम से कम 30% में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इसी कदम को आगे बढ़ाने की जरूरत थी ताकि हम दुनिया के बाजार पे निर्भर नहीं रहे। लेकिन सरकार तो तेल के अदारे को भी बेच डालना चाहती है बिजनेस करने के लिए और अपने बिजनेस मित्रों के लिए, आम जनमानस के लिए या विकास के लिए, या जो उस तेल की, इस एनर्जी के सेक्टर की जो जरूरत होती है खुद देश को अपने पैरों पे खड़े होकर के आगे बढ़ने की, वो नहीं करना चाहते हैं। नारा आत्मनिर्भरता का है और हमारे आम जनमानस की आत्मनिर्भरता में मदद पहुंचाने वाली रेलवे की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। नारा आत्मनिर्भरता का है और हमारे ऑयल के सेक्टर जो गवर्नमेंट क्षेत्र में होकर के आम जनमानस के विकास के रास्ते को आगे बढ़ाएं, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसको निजीकरण में दिया जा रहा है और बीपीसीएल को बेचने का फैसला हो चुका है। इनकी जमीनों के ऊपर नजर है, इनके कॉरपोरेट घराने मित्रों की और बहुदेशीय कंपनियों की। हमारे देश की रेलवे की जमीन पे नजर है, हमारे ऑयल सेक्टर के जमीनों पे नजर है, हमारी डिफेंस के सेक्टर की जमीनों के ऊपर नजर है। सब जगह पे यही हालत है। टेलीकॉम सेक्टर में इन्होंने क्या किया? जब बीएसएनएल बनाया गया था, गवर्नमेंट विभाग से उसको कॉरपोरेट बनाया गया था
और तब बीएसएनएल वालों को सब प्रॉमिस किया कि आपको कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट में या प्राइवेटाइजेशन में नहीं किया जाएगा। क्या हुआ? 80,000 से ज्यादा मुलाजिमों को निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है, कंपल्सरी रिटायरमेंट। और प्रधानमंत्री जियो के पोस्टर बॉय बन के आए थे अपने मित्र के वास्ते। और अब जो बीएसएनएल के 83-84 हजार के करीब एम्प्लॉइज बचे हैं, बीजेपी के एक एमएलए महोदय कहते हैं कि ये सारे के सारे ये जो एम्प्लॉइज हैं ये देशद्रोही हैं। कहां लाके हमें खड़ा कर रहे हैं इस देश के अंदर? इसीलिए तो डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉइज ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम हमारी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करोगे तो बाद में तुम निजीकरण नहीं करोगे। राष्ट्रीय सुरक्षा की ये बातें करते हैं ना, तो फिर डिफेंस के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर क्यों घुसना चाहिए? रेलवे में प्राइवेट सेक्टर क्यों घुसना चाहिए? और टेलीकॉम जैसा सेंसिटिव एरिया उसमें क्यों घुसना चाहिए? एयर इंडिया को बेचने पे लगा रखा, इनको ग्राहक नहीं मिल रहा है, लेकिन एयर इंडिया को कमजोर कर रहे हैं ताकि कौड़ियों के भावों में अपने किसी मित्र को बेच दें। एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं और इसी कोरोना पीरियड में 6 एयरपोर्ट्स और बेच दिए गए हैं। डिफेंस के कर्मचारियों ने 12 तारीख को हड़ताल शुरू करनी थी, इंडेफिनिट स्ट्राइक। नेगोशिएशंस चल रही हैं क्योंकि कंसिलिएशंस चल रही हैं सरकार की तरफ से और मुलाजिमों की तरफ से। ये निर्णय हुआ ना वो कदम उठाए ना ये कदम उठाए, और इसलिए अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, स्ट्राइक डेफर हुई है। पोस्टल डिपार्टमेंट की भी यही हालत है, उसको भी बहुत सारे एरियाज उसके जो है निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। और तो और एनर्जी के सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में निजीकरण का दौर तेजी से चलाया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो ईस्टर्न सेक्टर है उसके निजीकरण का जब फैसला लिया गया उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके ऊपर हड़ताल हुई, आंदोलन हुए, सरकार को पीछे हटना पड़ा, उत्तर प्रदेश की सरकार को पीछे हटना पड़ा। अभी अभी यूपी के जो एनर्जी सेक्टर के साथी हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के, वो जीत के हटे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस क्षेत्र की रक्षा के लिए। किसके लिए? आम जनता के लिए, कंज्यूमर के लिए, देशवासियों आपके लिए। रेलवेज आपको यूज करनी है, आपको टेलीकॉम का इस्तेमाल करना है, आपको तेल की आवश्यकता है, सस्ता डीजल सस्ता पेट्रोल चाहिए, आपके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट चीप सर्विसेज होनी चाहिए, और आपके लिए ये बिजली जो स्कूल के लिए जरूरी है, हॉस्पिटल के लिए जरूरी है, घर के लिए जरूरी है, उद्योग के लिए जरूरी है, छोटे काम के लिए जरूरी है, व्यापार के लिए जरूरी है। कहां नहीं जरूरी है ये? क्यों नहीं वो सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में होनी चाहिए? और पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट किसके वास्ते है? आप देशवासियों के वास्ते है, उपभोक्ताओं के वास्ते है। उसको भी जगह जगह पर निजी हाथों में फेंकने की इनकी सरकारों की पूरी कोशिश रही है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य रहे हैं, मुलाजिम लड़ करके उसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। कोल सेक्टर की बात कर लीजिए, प्राइवेट में ही तो था कोल सेक्टर, और घाटे में था, और सिर्फ पैसा कमाया जाता था, देश की विकास की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं था। वो जो पुराने लाले थे जो बेचते थे कोयला, कोल सेक्टर के राष्ट्रीयकरण के बाद ही हिंदुस्तान के अंदर उद्योगीकरण की प्रक्रिया को मदद मिली, बूस्ट मिला हमारे एनर्जी के सेक्टर को। अब उस कोल को कमर्शलाइज करना चाहते हैं, निजीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। मुलाजिमों ने हड़ताल की 2-3-4 जुलाई को, वो आने वाले दिनों में आंदोलनों की तैयारी कर रहे हैं। कॉपर के सेक्टर में भी इन्होंने यही प्रयास किया, वहां भी आंदोलन करके रोका एम्प्लॉइज ने। बैंक्स और इंश्योरेंस पे भी हमला है, बॉक्साइट पे भी हमला है, स्टील पे भी हमला, किस पे नहीं हमला है? और इसलिए ये नगरनार स्टील प्लांट का फैसला कोई अलग से नहीं है, ये मोदी सरकार की इस देश के संसाधनों को, सार्वजनिक क्षेत्र को, इवन सरकारी विभागों के बहुत सारे हिस्सों को बेचने की नीतियों का हिस्सा है। और इसी में मैं ये कहना चाहती हूं, स्पेस साइंस और एटॉमिक साइंस में आप आरटीआई डाल के देखिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको कहा जाएगा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम कोई सूचना के अधिकार के तहत आपको सूचना नहीं देंगे, चाहे जितना बड़ा मर्जी हादसा हुआ हो, चाहे आपको वैज्ञानिकों के मरने की जो है खबर आ चुकी हो, लीकेज की, रेडिएशन की खबरें आ चुकी हो, कुछ भी आ चुका हो।
स्पेस साइंस और एटॉमिक एनर्जी को जब आप ये बोल रहे हो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो फिर ये सरकार के क्षेत्र में रहना चाहिए। अगर कोई निजी क्षेत्र उस सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहता है तो सरकारी देखरेख के अंदर उनका दाम लें और उनको उतने इस्तेमाल के लिए सिर्फ दें, लेकिन उन्हीं के हवाले कुछ सेक्शंस को कर देना चाहते हैं। ये कौन सी रणनीति है देश की सुरक्षा की? ये देश को बेचने की और खतरे में डालने की है। आतंकवाद सिर्फ नारों के लिए है क्या? यहां आतंकी नहीं घुस सकते हैं क्या? इसलिए हम ये समझते हैं ये दोगली सरकार केवल और केवल कॉरपोरेट घराने हिंदुस्तान के और दुनिया की पूंजी की ताकतें और अंतरराष्ट्रीय पूंजी के आगे हिंदुस्तान को फेंक देना चाहती है। ये इन नीतियों का हिस्सा है। इसलिए मैं देशवासियों से कहने के लिए आई हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग आज आंदोलन में हैं, नगरनार के लोग आज आंदोलन में हैं, एनएमडीसी के लोग आज एजिटेशन पे हैं, और इसीलिए हम सब लोगों को उनके साथ सॉलिडारिटी में आना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। और ये मैं साथियों को कहना चाहती हूँ, सरकार की मंशा तो साफ है ना। ये पार्लियामेंट का सेशन केवल 2 कामों के लिए बुलाया, किसानों के फार्म बिल्स पास करने के लिए और मजदूरों के ऊपर कोडिफिकेशन को लादने के लिए। और किसानों का बिल लोकसभा में धक्केशाही से पास हुआ और राज्यसभा के अंदर एमपीज को निलंबित करके और फिर नौटंकी करके पास किया गया। और जब पूरी लोकसभा के अंदर अपोजिशन वॉकआउट कर चुकी थी कि राज्यसभा के उन एमपीज को वापस लिया जाए, तो मजदूरों के विरोध में जाने वाले मालिक प्रस्त तीनों कोड्स को अपोजिशन की गैर मौजूदगी में पास कर दिया गया और ऐसे ही राज्यसभा के अंदर उसको पास कर दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर आजादी के हासिल होने के बाद से इस पूरे पीरियड में कभी भी पार्लियामेंट की इतनी बेइज्जती और जनवाद के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं हुआ जैसा कि इस कोरोना की महामारी के टाइम पे ये जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया। अपने अमीरों को मदद पहुंचाने के लिए कुछ बैंक्स बिल लाए गए, फाइनेंस बिल लाए गए और किसानों और मजदूरों को पीटने का रास्ता ये निकाला गया। मजदूरों को, उनके कानूनों को कमजोर करने के साथ साथ ट्रेड यूनियंस को पंगु करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को इस वक्त नगरनार के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए उनके सहयोग में, उनकी मदद में उतरना चाहिए। और ये सरकार की जो नीतियां हैं इनके विरोध में जो आम हड़ताल का नारा है 26 नवंबर का, उसकी तैयारी में भी जुट जाना चाहिए। इतना ही कहते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।